You are welcome in class 11th chemistry classes. In the previous video, we have discussed about the dual nature of the radiations, in which I have explained you that the radiations are having two types of nature, that is wave nature and particle nature. The wave nature is being explained by the phenomena, by the experiments related to reflection, refraction, interference and diffraction, whereas particle nature is being responsible to explain the phenomena of photoelectric effect and black body radiations. And then the most important topic which we have discussed yesterday was Planck's quantum theory, according to which the radiations are made up of, or radiations are emitted or absorbed in the form of small energy packets or bundles called as quantum, and the energy of the quantum is directly proportional to the frequency of radiation, so that will equal to E is equal to h nu, where h is the Planck's constant, and the number of quantums absorbed or released are always in the integral multiples, so it will become E is equal to nh nu. So now we'll discuss the more fundamental concepts related to structure of atom and photoelectric effect, its explanation given by Albert Einstein. And Albert Einstein received the Nobel Prize on the explanation of photoelectric effect. Explanation of photoelectric effect, which was done by Albert Einstein by using the Planck's quantum theory. And Einstein has received the Nobel Prize on this particular explanation. ये चीज़ ध्यान रखना, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे नहीं मिला, E इज इक्वल टू mc² पे नहीं मिला, किस पे मिला है? इस पर, आइंस्टीन्स एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. चलिए अब इसको समझते हैं. ये जैसे मेटल का क्रॉस सेक्शन है, ये एक मेटल का क्रॉस सेक्शन है और इसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है. हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखा कि वेन एवर लाइट रेडिएशंस फॉल्स ऑन द सर्फेस ऑफ मेटल देन इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड. अब इसी को हम क्वांटम थ्योरी के कॉन्सेप्ट से समझें कि एक क्वांटम, ये क्वांटम है, ये एच न्यू रिप्रेजेंट्स वन क्वांटम, एनर्जी ऑफ वन क्वांटम. सो व्हेन दिस क्वांटम strikes on the surface of the metal, then electron is ejected from it and the electron moves with certain amount of kinetic energy. तो जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी. तो कहने का मतलब है कि when radiations are allowed to fall on the metal surface, then electron is ejected out from its surface. अब इस फिनोमेना को आइंस्टीन ने कैसे एक्सप्लेन किया समझते हैं. एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिए कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मेटल की सरफेस पर है तो इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर टाइप की फोर्स से, एक पर्टिकुलर टाइप के अट्रैक्टिव फोर्स से, एक पर्टिकुलर टाइप के बॉन्ड से वहाँ मेटल के सरफेस पर जुड़ा हुआ है और इलेक्ट्रॉन फ्री है मूव करने के लिए इनसाइड द मेटल, अंडरस्टैंड, बट इज नॉट अलाउड टू मूव आउट ऑफ द सरफेस ऑफ मेटल. ये एक इंपॉर्टेंट बात है. तो जो ये क्वांटम है जब इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, जब ये क्वांटम इस इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन करेगा तो इसकी जो ये एनर्जी है एच न्यू, ये एनर्जी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी. ठीक है, एक पार्ट एनर्जी का यूज होता है इस इलेक्ट्रॉन की उन फोर्सेस को ओवरकम करने में जिसकी वजह से वो मेटल की सरफेस के साथ जुड़ा हुआ है, और दूसरा पार्ट जो होगा एनर्जी का दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो दो पार्ट हो गए. पहला पार्ट जो यूज होता है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को बोलते हैं हम लोग वर्क फंक्शन. तो दिस एच न्यू इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. वन पार्ट इज वर्क फंक्शन एंड सेकेंड पार्ट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये सबसे पहले एल्बर्ट आइंस्टीन ने जस्टिफाई की. इसी चीज को अब हम एक्सप्लेन करते हैं. पहले पॉइंट, the minimum amount of energy which is required to eject the electron
from the surface of metal, right, is called as work function. And this work function is represented by omega. ये W नहीं है, ये ओमेगा है. ये W जैसा बनता है लेकिन बनता है इस तरीके से, तो इसको बोलते हैं हम लोग ओमेगा, राइट. वर्क फंक्शन फॉर अ मेटल ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दैट इज न्यू नॉट. मैंने कल बताया था अलग अलग मेटल्स के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है. एक बार फिर बता देता हूँ. द मिनिमम अमाउंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन विच इज रिस्पॉन्सिबल टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. तो ओमेगा यानी वर्क फंक्शन विल बी इक्वल टू एच न्यू नॉट. ये हो गया उस क्वांटम की एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो दैट वर्क फंक्शन विल बी इक्वल टू एच न्यू नॉट. अब जो मैंने पहले बताया कि एनर्जी ऑफ क्वांटम, ये वो एनर्जी है जो मेटल एटम के ऊपर गिर रही है. तो एनर्जी ऑफ क्वांटम रेडिएशन का इज इक्वल टू दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. मैंने कहा था वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन. तो एनर्जी ऑफ क्वांटम कितनी होती है? एच न्यू. दिस इज इक्वल टू वर्क फंक्शन यानी ओमेगा, और ओमेगा किसके इक्वल है? एच न्यू नॉट के इक्वल है, प्लस काइनेटिक एनर्जी, राइट. तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट. यहाँ से एच को कॉमन ले लीजिए आप, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट. ये एक फॉर्मूला है, इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, आपकी बुक में एक्सरसाइज में दे रखे हैं. और हमें पता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है? सी अपॉन लेमडा. पहले हमने पढ़ा है ना उसके अंदर. तो न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा एंड न्यू नॉट इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा नॉट, वे लेमडा आई नॉट विल बी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. यानी वो न्यू नॉट थी ना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी रेडिएशन की वो होगी लेमडा नॉट. ठीक. तो ये सी अपॉन लेमडा और ये सी अपॉन लेमडा नॉट. सी को कॉमन ले लो तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच इंटू सी ब्रैकेट में 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नॉट. दिस इज सेकेंड इक्वेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द न्यूमेरिकल. इन दोनों इक्वेशंस पर, इन दोनों फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल्स आते हैं. ध्यान रखें इस बात का. आपकी बुक में एक्सरसाइज में दे रखे हैं, यू कैन डू द प्रैक्टिस ऑल्सो. ये हो गया एल्बर्ट आइंस्टीन्स एक्सप्लेनेशन, जिसके के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था. अब हम पढ़ते हैं, जैसे मैंने कल थ्योरेटिकली बताया कि रेडिएशंस आर हैविंग डुअल नेचर. अब इसको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया सबसे पहले एल्बर्ट आइंस्टीन ने. फिर से देखो एक इंपॉर्टेंट बात, प्रूफ ऑफ डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. भाई प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली तो बता दिया भाई, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ये वेव नेचर से हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन ये पार्टिकल नेचर से है. लेकिन कोई एक ऐसा रिलेशन होना चाहिए, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होना चाहिए जो इन दोनों चीज़ों को एक दूसरे से रिलेट करे. यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट. तो डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कैसे प्रूव करेंगे? छोटी सी डेरिवेशन है, बहुत ईजी है, आगे भी ये काम आएगी. एक बार फिर से देखिए, बहुत सिंपल है. आइंस्टीन प्रूव्ड दैट द डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस एग्जिस्ट एंड दैट कैलकुलेटेड मास ऑफ द क्वांटम कैन बी डन. राइट. कैसे? आइंस्टीन प्रूव्ड दैट डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस, पहली बात तो ये प्रूव कर दी उन्होंने, और फिर उन्होंने क्वांटम का मास भी फाइंड आउट कर लिया. जो अलग अलग रेडिएशंस होती हैं उनके क्वांटम की जो एनर्जी होती है एच न्यू होती है, इसकी हेल्प से उन्होंने उस क्वांटम का मास भी निकाल लिया. नॉर्मली साइंटिस्ट कहते हैं कि क्वांटम मासलेस है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मास होता है. तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? अभी देखिए, हम एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं. अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, E इज इक्वल टू एच न्यू. ये तो सिंपल सी बात है, इक्वेशन नंबर 1. फिर अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशनशिप, ये तो दुनिया में बहुत मशहूर है, बच्चों को पता है और आप भी बच्चे ही जानते ही होंगे. E इज इक्वल टू m इंटू सी स्क्वायर, ये मास एनर्जी रिलेशनशिप. ये इक्वेशन नंबर 2. वहाँ पे था E इज इक्वल टू एच न्यू, ये E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर,
दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लें तो एम सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एच न्यू, फिर एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू न्यू की जगह हम पुट कर दें सी अपॉन लेमडा, तो हो जाएगा एच सी अपॉन लेमडा, क्योंकि न्यू होता है सी अपॉन लेमडा के। सी से सी बेटा कैंसिल कर दें, एम इंटू सी विल बी इक्वल टू एच अपॉन लेमडा और लेमडा विल बी इक्वल टू एच अपॉन एम सी। अब कितनी सिंपल सी रिलेशनशिप बन गई है। यहाँ पे दो टर्म्स हैं, एक लेमडा और एक एम, ये दो वेरिएबल हैं, जबकि एच और सी ये कांस्टेंट है। एच प्लैंक्स कांस्टेंट, सी स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 8 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये दोनों रिलेशन कांस्टेंट है। लेमडा वेरिएबल है, एम वेरिएबल है। लेमडा क्या है? वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन, और एम क्या है? मास ऑफ क्वांटम ऑफ दैट पर्टिकुलर रेडिएशन। तो हम किसी भी वेवलेंथ के रेडिएशन के क्वांटम का मास निकाल सकते हैं। एम इज द मास ऑफ क्वांटम, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड लेमडा इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन। सो विद दिस वी कैन फाइंड आउट द मास ऑफ एनी ऑफ द रेडिएशन क्वांटम। ठीक है ना, किसी भी क्वांटम की पार्टिकल का मास हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं। अब नेक्स्ट आता है स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रम, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम एनालिसिस। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्पेक्ट्रम के बारे में। ठीक है कि नहीं। मैंने बताया था अरेंजमेंट ऑफ रेडिएशंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ्स, दैट इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम। अब किसी भी ऑब्जेक्ट में से जो रेडिएशंस निकलती हैं वो दो बातें हैं, और उन दो बातों के बेस पर स्पेक्ट्रम दो टाइप का होता है। एक होता है बेटा एमिशन स्पेक्ट्रम, और एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ध्यान से समझना, ठीक है, चाहे सिलेबस में हो चाहे नहीं हो, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है, आगे बहुत काम आता है। एमिशन का मतलब होता है निकलना, एब्जॉर्प्शन मतलब कोई चीज़ एब्जॉर्ब कर ले। अब अगर कोई एलिमेंट, कोई सब्सटेंस को हम बहुत ज़्यादा हीट करें, ठीक है ना, या इलेक्ट्रिक आर्क प्रोवाइड करें, तो ये बहुत हाई टेम्परेचर पे आ जाएगा। इतने हाई टेम्परेचर पे जब रेडिएशंस एमिट होंगी, ये रेडिएशन एमिटेड है, इन रेडिएशंस का अगर हमको स्पेक्ट्रम मिल जाए बाय अप्लाइंग द प्रिज्म, देन दैट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज नोन एज एमिशन स्पेक्ट्रम। एक पर्टिकुलर एलिमेंट या सब्सटेंस का एमिशन स्पेक्ट्रम जो होता है हमेशा स्पेसिफिक होता है, फिक्स्ड होता है, वो बदलता नहीं है। इसी टेक्निक को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम एनालिसिस। आप ऐसे समझ लो, एमिशन स्पेक्ट्रम किसी एलिमेंट का अगर है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आयरन, गोल्ड, तो वो स्पेसिफिक होने की वजह से एमिशन स्पेक्ट्रम को हम एलिमेंट के फिंगरप्रिंट्स भी बोलते हैं। जैसे फिंगरप्रिंट दुनिया में हर व्यक्ति का यूनिक होता है, उसी तरीके से हर एलिमेंट का एमिशन स्पेक्ट्रम भी यूनिक होता है, स्पेसिफिक होता है, ये ध्यान रखना। ठीक। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है? जैसे किसी बीकर में हमने कोई सब्सटेंस लिया, अब इसमें से हमने रेडिएशंस पास की, कोई लाइट डाली हमने, तो यहाँ से जो रेडिएशन मिलेंगी इनको फिर प्रिज्म में से पास करके फिर हम इसका हम स्पेक्ट्रम ले लें, तो इसको बोलते हैं हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, क्योंकि जितनी वेवलेंथ्स की रेडिएशन यहाँ से जा रही होगी वो, और जो यहाँ से मिल रही होगी रेडिएशन वो, उनमें कुछ कमी होगी, क्योंकि ये सब्सटेंस कुछ वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। ये उसकी खुद की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगी इस सब्सटेंस की। ठीक है कि नहीं। तो जो यहाँ पे रेडिएशन मिलेंगी उनके अंदर वो रेडिएशन नहीं होंगी जो इसने एब्जॉर्ब कर ली होंगी। तो इस टेक्निक को बोलते हैं हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, राइट। और ये दोनों फिनोमेना जो होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम एनालिसिस, स्पेक्ट्रम एनालिसिस। और ये जिस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं इसको बोलते हैं हम लोग स्पेक्ट्रोमीटर। और ये जो यहाँ पर स्पेक्ट्रम मिलता है इसको बोलते हैं हम लोग स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रोग्राफ।
स्पेक्ट्रोग्राफ, कुछ भी कह लें या सिंपल स्पेक्ट्रम कह लें इसको। ये टेक्निक्स यूज होती हैं अननोन सब्सटेंसेस, अननोन मटेरियल, अननोन एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को जानने के लिए। ये जो सन हाइड्रोजन से बना है, ये सबसे पहले हंस बेथे नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, वो स्पेक्ट्रम एनालिसिस के बेस पे ही बताया था। नहीं तो पुराने जमाने के लोग ड्यूरिंग द डार्क एजेस ऑफ द यूरोपियन हिस्ट्री एंड बिफोर दैट people thought that sun is made up of coal, but afterwards by the technique of spectrum analysis it was revealed that sun is made up of hydrogen। ठीक है, अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। एमिशन स्पेक्ट्रम, एक एक करके उन्हीं चीजों को समझते हैं बेटा। द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशंस विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन एक्साइटेड एटम, ठीक है, हीट करके या इलेक्ट्रिक आर्क प्रोवाइड करके, is called emission spectrum, or sometimes it is also called as atomic spectrum. If spectrum contains continuous pattern, लगातार रेडिएशंस मिल रही हैं, जैसे कि रेनबो हमको मिलता है, 7 कलर लगातार मिल रहे हैं हमको वाइट लाइट से, विजिबल लाइट से, जैसे कि विप ग्योर मैंने एग्जांपल दिया, then it is called as continuous spectrum. If in spectrum lines are obtained, लाइन मतलब वेवलेंथ, यहाँ पे लाइन का मतलब है वेवलेंथ, तो अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशंस हैं और वो पतली पतली लाइन की फॉर्म में है स्पेक्ट्रोग्राफ के ऊपर, तो हम उसको बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। और अगर यही बैंड्स की फॉर्म में मिल जाए, लाइंस की जगह चौड़ी चौड़ी पट्टियां मिल जाएं उसी स्पेक्ट्रोग्राफ में, तो हम उसको बोलते हैं बैंड स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ एन एलिमेंट इज यूनिक, मैंने बताया था अभी, having fixed frequency radiations. Understand? Always from an atom, fixed frequency radiations are emitted. हमेशा हर एलिमेंट की यूनिक है, so it is also called as fingerprints of an atom. Right? यूनिक है ये। हम इसको कंपेयर भी कर सकते हैं, मतलब किसी अननोन एलिमेंट का हमको एक स्पेक्ट्रम मिल गया, उसको हम नॉन एलिमेंट के स्पेक्ट्रम से कंपेयर करें तो हमें पता चल सकता है कि उस अननोन एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है, उस अननोन सब्सटेंस में कौन कौन से एलिमेंट हैं, बाय नोइंग द एमिशन स्पेक्ट्रम। अब सेकंड है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। व्हेन, जो मैंने अभी एक्सपेरिमेंट बताया था वही, उसी का फिगर भी बना हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हो। तो व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज अलाउड टू पास थ्रू अ ट्यूब और अ बीकर कंटेनिंग वेपर्स और सॉल्यूशन ऑफ एनी सब्सटेंस, यहाँ पर हम वेपर्स भी ले सकते हैं या किसी कंपाउंड का सॉल्यूशन ले सकते हैं, ठीक है कि नहीं। एंड द ट्रांसमिटेड लाइट, यानी जो ऑब्टेन्ड लाइट है ये, इज एनालाइज्ड विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर, देन द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये लाइट सोर्स है, इसको हमने पास किया सब्सटेंस में से, वो सब्सटेंस गैस हो, वेपर हो, सॉल्यूशन हो, फिर यहाँ से जो रेडिएशन मिले, है ना, ये यहाँ से जा रही हैं ऐसे, फिर ये यहाँ से जा रही हैं, यहाँ से मिल जाए, फिर इसका हम स्पेक्ट्रम ले लें, ठीक है कि नहीं। ये देख लीजिए, ये बैंड स्पेक्ट्रम बनाया हुआ है मैंने, ये एक बैंड है, ये दूसरा बैंड है, ये तीसरा बैंड है, तो दिस स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। द डार्क लाइन्स ऑब्टेन्ड ऑन द फिल्म, ये फिल्म है, ये स्पेक्ट्रोग्राफ है ऑन फिल्म, आर ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस of corresponding wavelengths by the substance। भाई देखिए, अगर हम यही वाली रेडिएशन को इस प्रिज्म में से पास करें तो यहाँ पर कंटिन्यूस रेडिएशंस मिलेंगी, क्योंकि इसके अंदर सारी वेवलेंथ हैं, यहाँ पे भी फिर सारी वेवलेंथ होती, यहाँ पे भी सारी वेवलेंथ मिलती। लेकिन क्योंकि ये रेडिएशंस इस सब्सटेंस में से पास हो गई और इसने कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया, तो वो वेवलेंथ यहाँ पर हमको नहीं मिलेंगी, तो ये जो गैप मिलेगा हमको, गैप विल बी the radiations corresponding to the wavelengths which are absorbed, ठीक है कि नहीं। ये इंफॉर्मेशन भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव होती है इन आइडेंटिफाइंग द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंसेस। ये ध्यान रखना, हायर क्लासेस में आप लोग पढ़ोगे, आजकल जितनी भी नई इन्वेंशंस, टेक्निक्स वगैरह होती हैं, किसी भी सब्सटेंस सैंपल की प्योरिटी फाइंड आउट करनी है, तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, रमन स्पेक्ट्रम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द स्टडी ऑफ एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम
इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये ब्रांच है साइंस की, स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर सारी स्टडी होती है स्पेक्ट्रम की। आजकल मॉडर्न टेक्निक में इसका सबसे ज़्यादा फंडामेंटल यूज है in identifying the new element, in identifying the composition of a substance, in identifying the purity of the substance, and so on. That is the very important thing. तो अब स्पेक्ट्रम की स्टडी मैंने आपको बता दी है। अब ये हमारे इस चैप्टर में कैसे यूज होगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जैसे हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, उस स्पेक्ट्रम में क्या क्या होता है और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं, वो हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। ओके।